हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम 2020 का जो पेपर है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। एंड अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप डाउट सेशन में या फिर लाइव चैट के थ्रू अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप 2020 का पेपर को देख पा रहे होंगे। ये कक्षा 9वीं का पेपर है 2020 का और ये बी सेट है। देखिए, सारे सेट्स होते हैं वो एक ही होते हैं, उनमें क्वेश्चन का क्रम थोड़ा आगे पीछे होता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो ये बी सेट है 2020 के पेपर का। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में 81 से लेके जो मैथ के क्वेश्चन है 100 तक, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से भिन्न संज्ञा है। भिन्न मतलब इनमें से अलग क्या है? गंगा, नर्मदा, गोवर्धन और यमुना। देखिए, गंगा, नर्मदा और यमुना ये तीनों क्या है? नदियां हैं। ठीक है। गंगा, नर्मदा और यमुना ये तीनों क्या है? नदी हैं। जबकि अगर हम गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन एक पर्वत है। तो इसमें से जो भिन्न संज्ञा है वो गोवर्धन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन एक अलग चीज है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। एंड प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है? इनमें से किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को क्या कहा गया है? रसराज कहा गया है, रसों का राजा कहा गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वो कौन सा समास कहलाता है? बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान ना होकर वो किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको कहते हैं आस्तिक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक। ये एक वाक्य में या एक शब्द में आंसर लिखिए, वो वाला ही प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। अधीश्वर में उपसर्ग है। देखो, जो अधीश्वर शब्द लिखा हुआ है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अधि प्लस ईश्वर। ईश्वर क्या होता है? हमारा एक शब्द होता है। ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? अधि होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उपसर्ग क्या है? अधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। आंसू का पर्यायवाची। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसू का पर्यायवाची शब्द होता है नयम्बु। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। पीपर पात सरस मंडोला काव्य पंक्ति में अलंकार है। देखो, यहाँ पे तुलना की गई है ना। पीपर पात सरस मंडोला मतलब पीपर की तरह सरस का मन वो डोला है। तो इस पंक्ति में उपमा की गई है, तुलना की गई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से किसमें समानार्थी शब्द योग है? समानार्थी शब्द का मतलब होता है जिसका मतलब कैसा हो? समान हो। तो इसमें जो समानार्थी शब्द योग है वो क्या है? वो कामकाज है। देखो, काम का मतलब भी वही होता है, काज का मतलब भी वही होता है। जैसे कि आना और जाना ये दोनों तो विलोम है, सुख दुख भी विलोम है, पानी पानी भी विलोम है। लेकिन जो काम का शब्द है वो कैसे है? समानार्थी है। दोनों का जो अर्थ होता है वो समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त एक शब्द है। प्राचीन काल से संबंधित के लिए, देखो, प्राचीन काल से संबंधित के लिए जो शब्द होता है वो पुरातात्विक होता है। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरानी चीजें। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। सूरदास की कृष्ण भक्ति है।
सूरदास की किस्म भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव की, दास भाव की, दाम्पत्य भाव की और अन्य। तो सूरदास की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बेहग है। ठीक है, ये तीनों सुधा, अमय और पीयूष ये तो अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन बेहग अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो 12वीं का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है? मुक्त छंद, तो मुक्त छंद की हम बात करें, मुक्त छंद की जो रचना की है या जो देन है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है। परमात्मा शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। परम धन आत्मा। परम धन आत्मा क्या कहलाता है? परमात्मा कहलाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम धन आत्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। अनुराग शब्द का सही विलोम है। अनुराग शब्द का जो विलोम होता है वो विराग होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ बी कैन नॉट रिपेयर द लॉकेज। इसका हमें करेक्ट जो पैसिव वॉइस है वो बनाना है। तो दिस की जगह पे आ जाएगा योर। क्या आएगा? दिस की जगह पे योर आएगा। योर लॉक। अब यहाँ पे कैन नॉट का यूज किया गया है तो हेल्पिंग वर्ब तो ये सेम ही रहेगी। ठीक है, कैन नॉट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड। क्या आएगा? बी रिपेयर्ड आएगा। रिपेयर की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका सही जो पैसिव वॉइस है वो हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया उसमें एकदम करेक्ट आंसर है, योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। द एंटोनेम ऑफ डिस्पेयर इज। डिस्पेयर का एंटोनेम क्या होगा? देखिए, डिस्पेयर यानी होती है निराशा। क्या होती है? निराशा होती है। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा बी ऑप्शन, आशा। होप इसका विलोम हो जाएगा। तो 17 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, होप। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्स फॉर टेक फ्रेंच लीवेज। टेक फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति के चले जाओ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद है 19। द साउंड मेड बाय अ लाइन इज। जो शोर करता है कौन? लाइन, शेर करता है। शेर की आवाज क्या है? ट्रम्पेटिंग, हाउलिंग, रोरिंग और स्क्वायरिंग। तो जो शेर की आवाज होती है वो रोरिंग होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20। आई प्रेफर मिल्क टी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं आपका इसका करेक्ट आंसर है वो बता रहा हूँ। इस पर मैंने काफी टाइम है वो स्पेंड किया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड किया। देखो काफी सारी बुक्स में इसका आंसर था वो देन था। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको पेपर पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको सब में इसका आंसर आपको देन बताया है, लेकिन देन इसका आंसर नहीं है ना। एक छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी। कुछ बुक्स में इसका आंसर देन ही लिखा हुआ था, तो हम भी आपको इसका आंसर देन ही बता रहे थे। लेकिन फिर हमने इसको सही तरीके से देखा तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो जहां पे भी आपने इसका देन आंसर पढ़ा है उसको थोड़ा सा मिस्टेक मान के काट देना। इसका जो सही आंसर है वो इस वीडियो में मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। आई प्रेफर मिल्क टू टी। 2 इसमें आएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आप वहां पे 2 कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में आया हुआ है। इसके बाद है 21। नो न्यूज गुड न्यूज। इज आर और एम, इसमें से क्या आएगा? देखो जो न्यूज शब्द है ना वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है ना। इसमें एस लगा हुआ है लेकिन वो उसकी मीनिंग में ही एस लगा हुआ है, अलग से एस नहीं लगाया गया है। न्यूज हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। इसमें क्या आएगा? इज आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 22 क्वेश्चन। फेमिनिन जेंडर ऑफ द बर्ड गेंडर इज। तो यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है ना, गेंडर या जेंडर जो भी लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है हंस। पढ़ने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? इसका फेमिनिन जेंडर होता है गूस। ठीक है, इसमें इस होता है बतख। क्या होता है? बतख होता है। और इसका मतलब होता है हंस। तो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, हैव यू डॉट डॉट द डॉट डॉट, इसमें क्या आएगा? हैव यू, इसमें देखो सबसे पहले तो आएगा सीन, हैव यू सीन, या तुमने देखा, द सीन यानी कि जो भी सीन था, जो भी दृश्य था वो तुमने देखा, तो ये इसका सही सेंटेंस होगा। पहले आएगा सीन, देन आएगा उसके बाद शीन। इसका मतलब होता है दृश्य, क्या होता है? दृश्य होता है, और इसका मतलब होता है देखना। तो क्या तुमने देखा कोई दृश्य? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फॉर्मूला इज। फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा? तो फॉर्मूला का प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ए के बाद एस जोड़ देंगे, है ना, फॉर्मूलाज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व इज। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना। क्या होता है? संरक्षित रखना, है ना, सुरक्षित रखना। और जो कंजर्व है, इसका मतलब भी क्या होता है? सुरक्षित रखना होता है, संरक्षित रखना होता है। तो इसका जो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? वो कंजर्व हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, हु इज दिस कैटल। कैटल का मतलब होता है पशु। अब पशु ऐसा तो नहीं है कि एक हो, पशु तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या आएगा? आर आएगा। अगर ये सिंगुलर होता तो एज आता, आई होता तो एम आता, है ना, और ये प्लूरल है इसलिए क्या आएगा? इसमें आर आएगा। तो आएगा यहाँ पे हुज आर दीज कैटल, यानी कि ये पशु है वो किसके हैं? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 27, गिव बेन टू मीन्स। गिव बेन टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुला छोड़ देना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? खुला छोड़ देना या खुला बोलना, इस तरीके का इसका कुछ मतलब होता है। और जो एक्सप्रेस है, इसका भी मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त करना, बताना, खुलना, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो 27 का आंसर होगा बी ऑप्शन, एक्सप्रेस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28, द रिवर फ्लोज द ब्रिज। अब जो नदी है, ऊपर से ये ब्रिज गया हुआ है, अब जो नदी है वो इसके अंदर से जाती है, नीचे से जाती है। तो जहां पे भी नीचे की बात की जाती है वहां पे क्या आता है? अंडर आता है। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यानी कि जो नदी है वो ब्रिज की कैसे बहती है? नीचे से बहती है, तो इसमें आएगा अंडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज द साइलेंट लेटर इन ऑनेस्ट। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, और इसमें जो एच है वो साइलेंट होता है। बहुत ही सभी को पता होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। एच इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है। इसमें साइलेंट लेटर क्या है? एच है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एच इज द साइलेंट लेटर इन ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, द अपोजिट जेंडर फॉर फॉक्स इज। फॉक्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा? तो फॉक्स यानी लोमड़ी होती है, और डी यानी भी लोमड़ी ही होती है, बिक्सेन यानी भी लोमड़ी होती है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो 30 का डी हो जाएगा, ठीक है, बिक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इंग्लिश है वो खत्म हो जाती है। अब हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 31, प्लांट आर द मेन एयर प्यूरिफायर्स बिकॉज दे शो। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि उनमें होता है। देखो, पौधे वायु शोधक होते हैं, जो भी वायु में प्रदूषण होता है उसको सोख लेते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को वायु में रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, नॉर्मली रेन वाटर इज स्लाइटली, यानी कि सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा होता है। वर्षा का जल कैसा होता है? वर्षा का जल है वो थोड़ा अम्लीय होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 33, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑक्योर्ड ड्यू टू विच केमिकल। यानी भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो घटना है वो MIC, यानी कि इसका कुछ नाम होता है शायद, मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, इसके कारण ये जो घटना है वो पूरी हुई थी। कंफर्म तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका MIC का नाम होता है शायद मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, द लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच लिविंग बींग्स लिव इज कॉल्ड। यानी पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं कहलाती है। तो पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं उसको बोलते हैं स्थल मंडल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35,
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री? निम्न में से किससे हम अपने देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? तो जनसंख्या की जानकारी है वो हमें जनगणना से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36। द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज द अपर एटमॉस्फेयर इज, यानी वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है। तो ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको सीएफसी भी बोलते हैं, उसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स है, उनको फेस करना पड़ रहा है, उसके कारण उसका क्षरण हो रहा है। ए ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो 78% है। ठीक है, 78% हमारी नाइट्रोजन गैस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, यानी नीली क्रांति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को हम काफी बार कर चुके हैं। नीला क्या होता है? पानी होता है, और पानी में क्या होती है? मछली होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39। बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का जो हॉटस्पॉट है वो जंगल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 41। ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विथ एंड एंड विथ डिके, यानी कि सभी खाद्य श्रृंखला से प्रारंभ होकर विघटित हो जाती हैं। सभी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो जीव जंतु से प्रारंभ होकर विघटित हो जाती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, प्रति वर्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के टिक कर लो, याद कर लेना। वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओके, एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 43। व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च इन इंडिया, यानी टाइगर, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो 1973, यानी कि 1973 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कैरिड आउट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी निम्न में से कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था? तो जो चिपकू आंदोलन है वो किया गया था वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इसमें क्या हुआ था? इसमें लोग पेड़ों से चिपट गए थे ताकि वो पेड़ों को कटने से बचा पाए। अगला क्वेश्चन है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल पॉल्यूशन, यानी निम्न में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है। तो वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है वो औद्योगिक प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी इनमें से कौन अलग है? निम्नलिखित में से कौन अलग है? पृथ्वी, अग्नि, नाग और जैगुआर। देखिए जो पृथ्वी, अग्नि और नाग है ना, ये तीनों मिसाइलें हैं। क्या है? ये तीनों मिसाइल है जो कि भारत की ही है। और जैगुआर एक पशु है। जैगुआर क्या है? एक पशु है। डी ऑप्शन इसका अलग आंसर हो जाएगा। और जैगुआर एक कार भी आती है, बेबी कहती पहले जगवाल ले लो, तो गाना भी सुना होगा। तो एक कार भी आती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है 47। विच हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा, मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा की जो रानी है वो तो एक ही है, पचमढ़ी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी को क्या जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। विच गेम इज रिलेटेड टू पेनल्टी कॉर्नर, यानी कि पेनल्टी कॉर्नर से कौन सा गेम है वो संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर होता है हमारी हॉकी में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। हु रोट गोदान, यानी गोदान की रचना किसने की थी? तो गोदान की रचना की थी प्रेमचंद ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज सिट्यूटेड एट, यानी कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम है वो ग्वालियर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51। हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन एमपी, यानी मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा सीट हैं? मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 11 हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा की बात की जाए तो 230 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230 है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से भी किस देश को जाना जाता है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक बार बीच रात में आपको सूरज है वो दिखाई देता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है 53 क्वेश्चन। इंडिया है, भारत में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, गांधीयन अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 54। हु वाज सिलेक्टेड फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको चुना गया था? अमिताभ बच्चन को चुना गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 55। जंगल सत्याग्रह वाज कैरीड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? जो जंगल सत्याग्रह है वो दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है 56। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राज्य पशु का क्या नाम है? देखिए मध्य प्रदेश के राजकीय पशु अलग हैं और भारत के अलग है। भारत एक अलग चीज है, देश है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की गई है। मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बराहसिंगा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 57। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है 58। द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल ऑफ इंडिया इज, भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल स्थित है। देखिए भारत की जो प्रथम न्यूज़पेपर मिल स्थित है वो नेपानगर में थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर थी? नेपानगर में। एंड अगला क्वेश्चन है 59। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज एसोसिएटेड विथ लहंगी डांस, लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है? तो जो लहंगी नृत्य है ना वो सहारिया जनजाति का नृत्य है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। डायमंड माइंस आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी हीरे की खदान किस जिले में पाई जाती है? तो हीरे की खदान एक ही जगह पाई जाती है, वो है पन्ना। ठीक है, गाना भी सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड 61 क्वेश्चन है। ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली, काला सोना वास्तव में है, काला सोना क्या है वास्तव में? तो काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको काला सोना बोला जाता है, पेट्रोलियम को। ठीक है, ये जब निकलते हैं तब ये काले होते हैं, फिर इनको प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 62। लाइट एज रिलेटेड टू, प्रकाश वह संबंधित है। देखो जब दो ग्रहों के बीच की दूरी निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रकाश वह का करते हैं। तो जो प्रकाश वह संबंधित है वो दूरी से है, डिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन, द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। द्विखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो अमीबा में होता है। अमीबा पहले एक रहता है, फिर ये छोटे छोटे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से इसमें जनन होता है। तो 63 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, यानी निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है वो इटेरियम है। क्या है? इटेरियम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। हीलियम नियोन आर्गन आर, हीलियम नियोन तथा आर्गन है। तो हीलियम नियोन और जो आर्गन है वो अक्रिय गैसें हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66। मलेरिया कैन बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मस्किटो, यानी किस मच्छर के काटने से मलेरिया मलेरिया रोग हो सकता है। तो मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है वो जब काटती है तभी मलेरिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 67। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है। एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक है वो ये सभी है, ब्यूटेन भी होता है, एथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो ये तीनों ही है। ओके। एंड अगला क्वेश्चन है 68। मेटल विच इज स्टोर्ड इज केरोसिन एंड इज, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु। तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, ठीक है। इसका संकेत क्या होता है, Na होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये वायु से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसको संरक्षित रखने के लिए इसको मिट्टी के तेल में डाला जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ, यानी पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था। तो पृथ्वी के कक्ष में जो सबसे पहले कृत्रिम सैटेलाइट भेजा गया था वो स्पुतनिक 1 था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको किसने भेजा था, यूएसए ने भेजा था, ठीक है। या यूएसए ने या फिर शायद रसिया ने भेजा था, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। तो स्पुतनिक 1 था और आई थिंक इसको रसिया ने भेजा था। पहले रसिया का नाम क्या था, इसका नाम था सोवियत संघ, सोवियत संघ ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है 70 में बोला गया मेटेलिक ऑक्साइड है या नेचर, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, जहां पे भी ऑक्साइड शब्द आता है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 71। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, यानी बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर है पिता के गुणसूत्र से, क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शीप, जो पहली क्लोन भेड़ थी उसका क्या नाम था। तो जो पहली क्लोन भेड़ थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था डॉली। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73। फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटॉम वाज गिवन बाय, यानी परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था। तो परमाणु संरचना का जो प्रथम मॉडल है वो जे थॉमसन ने दिया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74। फैक्टर ऑफ पोलियो डिसीजेज, पोलियो का कारक है। देखिए जो पोलियो का कारक है वो वायरस है, एक वायरस होता है जिसके कारण ये पोलियो का रोग होता है। 74 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। सेल्स थ्योरी वाज गिवन बाय, यानी कि कोश सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोश सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्लीडेन स्वान ने किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। व्हाट इज सीएनजी, सीएनजी क्या है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है 77। विच प्लानेट इज नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, यानी भोर एवं संध्या का तारा को कहते हैं। भोर और जो संध्या का तारा है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है 78। विच इज हाईली मेलेबल मेटल, यानी सबसे अधिक लचीली धातु है। सबसे अधिक लचीली धातु क्या है, तो इसमें जो गोल्ड है ना, सोना, वो सबसे अधिक लचीली धातु होती है। इसलिए तो आपने देखा होगा सोने के बहुत पतले पतले हार बनाए जाते हैं, चेन बनाई जाती है। 78 का ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 79। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म व्हेन द टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी जब दो सामान्य दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इस क्वेश्चन को काफी बार कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जब दो सामान्य दर्पण को एक साथ रखते हैं तो उनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनते हैं, इन्फिनाइट बनते हैं। बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड, आंखों का रंगीन भाग कहलाता है
आंखों का जो रंगीन भाग है वो आइरिस कहलाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा तो ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक 2020 के जो पेपर के क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व कर लिया है। एंड सेकंड पार्ट में 81 से लेके 100 तक जो हमारा मैथ के क्वेश्चन है उनको भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आपको समझाया हुआ है। तो उस क्लास को जरूर देख लेना। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कुछ आपको कंफ्यूजन रहती है, तो जो हम डाउट सेशन करते हैं या फिर आपको एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है हमारे ऐप में, उसके थ्रू भी आप हमसे अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो। तो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपको ये पूरा पेपर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरीके से पूरे पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, तो आपको सारे पेपर्स के जो सॉल्यूशन है उनको जरूर देख लेना है। तो हम मिलेंगे एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।